ठीक है, आज हम बात करें, हमारे पास जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो है बेड डेट्स। ठीक है, बुक में ध्यान देना, पर्सन टू whom goods have been sold on credit are known as a debtors. Sometimes due to the dishonesty, death or insolvency of a debtor, full amount is not received from him. When it becomes certain that a particular amount will not be recovered, it is known as a bad debts. ठीक है, then bad debts is undoubtedly a loss to the firm and is therefore written on the debit side of the profit and loss. If bad debts are given in the adjustment, they will be shown at one more place, that is deducted from the debtors on the asset side of the balance sheet. यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि हमारे पास सपोज करते हैं कोई फर्म है। ठीक है, मैंने कहा ये है हमारे पास कोई बिजनेस फर्म। हमेशा आपको इस बिजनेस फर्म के हिसाब से समझना है। हमने क्या करा, क्रेडिट सेल्स करी। कैसी क्रेडिट सेल्स करी? जब हम उधार पे सामान बेचते हैं तो सामने वाली पार्टी मिलने क्या बन जाती है, डेटर्स बन जाती है। ठीक है, डेटर्स को मैं सिंपल में अगर हिंदी में बोलूँगा तो हिंदी में अगर मैं इसे बोलूँ तो ये बन जाएगा देनदार। इतनी बात समझ में आई? हमें हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, अकाउंट्स फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सारी बातों को समझना है। हमने क्या करी, क्रेडिट सेल करी। जब हम क्रेडिट सेल करेंगे ना तभी ही मेरे पास डेटर्स बनेंगे। कैश सेल्स में कभी भी डेटर्स नहीं बनते। इतनी बात समझ में आ रही? अब जब हमने क्रेडिट सेल करी, एग्जाम्पल के तौर पे कि मैंने कहा कि सपोज करते हैं हमने यहाँ पर जो सेल करी है वो करी आपकी 1 लाख रुपीज़ की। ठीक है, तो मेरे पास जो डेटर्स वो कितने रुपीज़ के बन गए, 1 लाख। लेकिन सपोज करते हैं जो डेटर था ये इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट समझते हो ना? यस सर। इसका दिवाला निकल गया। इंसॉल्वेंट का केस क्या है कि अगर मैं इस डेटर के बारे में बात करूं तो इसके पास लिएबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, असेट्स इसके पास बहुत कम होंगे। ये केस बन जाएगा इंसॉल्वेंट का। क्लियर हो? इससे जो हमको जो रिकवरी हुई, हमको रिकवरी सिर्फ हुई, मान लेते हैं 80% की रिकवरी हुई। समझ में आया? मिलने थे कितने, 1 लाख रुपीज़ मुझको मिलने थे, लेकिन जो रिकवरी हुई सिर्फ 80% की हुई और जो 20% का था वो पैसा मेरा डूब गया। तो अगर कोई मुझको बोले कि भाई मुझे इसकी अगर क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? मैं लिखूँगा जो पैसा मुझको मिल गया बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा मेरा डूब गया उसको मैं बोलता हूँ बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। इतनी बात समझ में आ रही? यस सर। तो डेटर्स है मेरे पास कितने रुपए के, 1 लाख रुपीज़ के। 20,000 का मेरे पास बैड डेट्स हो जाएगा, 80,000 मेरे पास जो रिसीव्ड है। कोई मुझसे पूछे इसमें रूल क्या लगेगा, तो मैं बैंक में रूल लगाऊंगा A+ का, बैड डेट्स में N- का रूल, और जो मेरे पास जो डेटर्स है उसमें A- का रूल। यस सर। अगर तुम्हें मेरी बात याद होगी तो मैंने कहा था हमारे पास जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, जितने भी हमारे पास नॉमिनल इनकी हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग एंट्री करते हैं। क्या करते हैं? क्लोजिंग एंट्री। इतनी बात समझ में आ रही है? इनकी हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग एंट्री। वो बड़ी सिंपल है। जैसे अब यहाँ पे नॉमिनल क्या दिख रहा है हमको, बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या है, नॉमिनल है। इसकी मुझको क्या करनी है, क्लोजिंग एंट्री। तो बड़ा सिंपल है। बैड डेट्स कहाँ पर लिखा हो, डेबिट में, इसको आप लिख दो क्रेडिट में, टू बैड डेट्स अकाउंट। ऊपर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। सिंपल। यस सर। कितने रुपीज़, 20,000 और 1 लाख 20,000। सिंपल। ये क्या हो जाएगा, इसकी क्लोजिंग एंट्री। एंट्री हो जाएगी। समझ में आया? अब जब हम बात करते हैं किसकी, फाइनल अकाउंट की, जब मैं बात करूंगा काई की फाइनल अकाउंट, तो उसमें आप इसकी ट्रीटमेंट समझना। देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। आपको पता है कि एडजस्टमेंट में दी हुई चीज़ 2 जगह पर जाती है, याद आ रहा? तो एक तो मैं इसको शो करूंगा कहाँ पर, जब मैं बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में मैं लिख दूंगा 2 बैड डेट्स। सपोज करते हैं कितने कितने मेरे पास, 20,000 के, यस सर। तो मैं लिख दूंगा 20,000 रुपीज़। 20,000 के थे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बैड डेट्स 20,000। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक, थैंक यू। ये वाली यहाँ पर आप देख लेना, हम लोग ना चीनी कम लेते हैं तो आई नहीं, डोंट नो, कोई नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं करना, प्लीज लेट मी नो। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, तो ये जो 20,000 है ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब मैं इसकी बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट करूँगा तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा मेरे पास डेटर्स कितने रुपए के थे, 20,000 1 लाख। 1 लाख के। उसमें से मैं लेस क्या कर लेस दूंगा, बैड डेट्स। बैड डेट्स 20,000 माइनस करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा देन
80,000 80,000 आ जाए। क्लियर तो ये हुआ? एसेट साइड से माइनस एसेट से भी माइनस होंगे ना, क्योंकि मैं डेटर्स भी तो कम हो रहे हैं। सिंपल ट्रीटमेंट है, आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, अब मैं बुक में आ जाता हूँ। यहाँ पर मुझको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ ऑफ ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2023। ध्यान से समझना, ये जो बेड डेट्स जो सन्डी डेटर्स मुझको दिए हुए कब के हैं, 31 मार्च को इनकी स्थिति क्या थी, ध्यान से इस चीज़ को समझो। ये जो सन्डी डेटर्स है मेरे पास क्या है, असेट है, इसमें मैं A+ का रूल लगा रहा हूँ। बेड डेट्स में मैं N- का रूल लगा रहा हूँ। मैं 4 बार बोलूँगा, ध्यान से समझना। पहली चीज़, ये जो सन्डी डेटर्स हैं आपके पास 31 मार्च 2023 को कितने रुपए के, 2 लाख रुपए के हैं। ये जो बेड डेट्स हो रखे हैं 8,000 के, ये हो चुके हैं। ध्यान से इस चीज को समझना, ये हो चुके हैं। समझ में आया? इससे आप क्या समझोगे, इसका मतलब है बेड डेट्स मैंने ऑलरेडी डेटर से लेस कर रखे हैं। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? मैं फिर से बता रहा हूँ दूसरी बार, ये जो सन्डी डेटर्स है इसमें मैं असेट्स का रूल लगा रहा हूँ। कहाँ पर आएगा भैया, डेबिट में आएगा। ये जो बेड डेट्स आपको इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दिख रहे हैं, ऑलरेडी डिडक्ट हो चुके हैं। 8,000 रुपीज के मेरे पास बेड डेट्स डिडक्ट हो चुके हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? पहले से इनका में पहले से हाँ, पहले से ही मतलब मैंने एंट्री कर रखी होगी। बेड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू सन्डी डेटर्स, ये पहले से ही। हाँ। उसके बाद देखो एंट्री हुई होगी, जर्नल एंट्री हुई होगी, फिर लेजर बना होगा, तभी तो ट्रायल बैलेंस बना होगा। अब आधी बात समझ में? इन दोनों में कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन एडजस्टमेंट में ध्यान से देखना, राइट ऑफ फर्दर बेड डेप्ट रुपीज 10,000 और बेड डेप्ट हुए कितने रुपीज के, 10,000 रुपीज के। मैं फिर समझा रहा हूँ, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो गलती ना करो। ये देखो बेड डेट्स यहाँ पे डेबिट में क्यों है, इसमें N- का रूल लग रहा, डेटर्स में का रूल लग रहा है, A+ का रूल लग रहा। ठीक है, ये वाले बेड डेट्स जो ऑलरेडी पहले हो चुके हैं, ये वो है जो अब और हुए हैं हमारे 10,000 रुपीज के और बेड डेट्स हुए। क्लियर हो रही है बात? एंट्री पे आप ध्यान दोगे तो क्या लिखा हो, बेड डेट्स DR2 सन्डी डेटर्स, बेड डेट्स DR2 सन्डी डेटर्स। बेड डेट्स में का रूल लग जाएगा, बेड डेट्स में N- का रूल लग जाएगा। इसके वजह से मेरे पास डेटर्स कम हो जाएंगे। क्लियर हुआ बात या नहीं हो रही है? हो गया सर। बेड डेट्स देखो यहाँ पे सिर्फ 10,000 ही आ रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा इनकी पहले से एंट्री हो चुकी होगी। आप मुझको ये वाली बात बोल सकते हो कि भाई जो चीज़ आपका पे ट्रायल बैलेंस में दिख रही है, ट्रायल बैलेंस में चीज़ें कहाँ से आती है, लेजर से आती है, लेजर में कहाँ से आती है, जर्नल एंट्री से आती है। मतलब ये सब पहले हो चुका होगा। क्लियर हुआ? अब वो बात करते हैं कि भैया ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट हम किस तरीके से करेंगे। लिखते हैं बेड डेट्स ऑफ 10 लाख, बेड डेट्स ऑफ 10 लाख गिवन इन द एडजस्टमेंट विल बी हेडेड टू द बेड डेट्स ऑफ रुपीज 8,000 ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। हर एक चीज़ के पीछे अगर तुम्हें रूल नहीं पता है तो इसका मतलब आप चीज़ों को रट के चल रहे हो। ध्यान से इस चीज़ को समझना। ये डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आप मुझको बताओगे कि भैया जो बेड डेट्स है आपके 8,000 रुपीज़ के, 8,000 रुपीज़ के डेबिट में, इसलिए क्योंकि काय का रूल लग रहा है, N- का रूल लग रहा है। N- का रूल में क्या बताता हूँ बच्चों को, मैं बोलता हूँ भैया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? हो रहा सर। अमाउंट एंड द अमाउंट ऑफ 10,000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द डेटर्स। हम इसको डेटर्स से भी कम करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, डेटर्स से भी क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। डबल चीज़ें समझो। एक चीज़ क्या बोला, एक तो आप इसको प्रॉफिट एंड मतलब डेटर्स से हम कम करेंगे कहाँ पर, असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्लियर हो रहा? अभी तुम आज ही बैठ के इसके नोट्स भी बनाओगे। ये मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस में काय का रूल लगाता हूँ मैं, नॉमिनल अकाउंट का लगाता हूँ। क्लियर हो रहा? N- मेरे यहाँ पर आएंगे, N+ मेरे यहाँ पर आएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आ रही बात समझ में? देखो 2 बेड डेप्ट 8,000 रुपीज़, इसमें मैंने ऐड करे फर्दर बेड डेप्ट जो और हुए, टोटल मेरे पास बेड डेप्ट हो गए 18,000। बच्चे क्या गलती कर देते हो, कई बार यहाँ से 18,000 माइनस कर देते हैं। यहाँ देखो कई बच्चे कई बार गलती कर यहाँ से 18,000 माइनस करते। 18 नहीं करने आपको, सिर्फ 10 करने। क्यों नहीं? क्योंकि 8,000 पहले से ही माइनस हो चुके होंगे। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? तो ये आपने बैलेंस शीट बनाई, ये लायबिलिटीज हो गई, असेट हो गया, अमाउंट हो गया। ये सन्डी डेटर्स हो गए 2 लाख रुपए के, लेस कर देंगे बेड डेप्ट्स 10,000। कितना आ रहे फिगर, 1,90,000। मैं फिर बताऊं, पूरी चीज समझ में आई? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट है मेरे पास, हम लोग क्या बना के चलते हैं, हम प्रोविजंस बना के चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, इवन आफ्टर deducting the amount of actual bad debts from debtors, the list of debtors at the end of the year may include some debts which are either bad or doubtful। समझ में आया? डाउटफुल क्या होगा? डाउटफुल मतलब मुझको पैसा मिल भी सकता है और नहीं मिल सकता। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी यहाँ पर ये बताया था ना आपको, ये वाली फिगर की हमारी फर्म ने सपोज करते हैं यहाँ पर जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं तब सामने वाली पार्टी क्या बनती है, यहाँ पे डेटर्स बनती है। समझ में आया? लेकिन मुझको क्या है कि एक और पिक्चर देखो, मैं यहाँ पर आपके साथ बनाता हूँ, ऐसे करके इसको यहाँ पे समझना। मैंने कहा फिर ये मेरे पास फॉर्म है, मुझे सारी बातें इस फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी है। ये सामने डेटर है मान लो, इसको हमने क्या करी, क्रेडिट सेल करी 1 लाख रुपए की।
अकाउंटेंट हम इसी फर्म के, 1 लाख रुपए की मैंने क्रेडिट सेल करी। हमेशा याद रखना डेटर्स कब बनते हैं, जब हम उधार पे सामान बेचते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट सेल्स करते हैं, तभी तो सामने वाली पार्टी क्या बनेगी, डेटर। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। हमने 1 लाख रुपए की सेल करी, ये वाली बात समझ में आ रही। अच्छा, इसमें से कुछ पैसा मेरा डूब भी गया, सपोज करते मेरा 20% पैसा क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब मुझको कहीं से खबर आती है, सपोज करते ये है कोई मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने मुझको कहा, मतलब फर्म को कहा, क्या कहा कि ये जो डेटर है सबके पूरे पैसे नहीं देता। एग्जाम्पल के तौर पे इस मिस्टर एक्स ने कहा कि डेटर्स का जो पास्ट हिस्ट्री है वो ये बताती है कि कभी पूरे किसी के पैसे नहीं देता। ऐसा भी हो सकता है कि आपके और भी पैसे डूब जाए। यस सर। तो अब मेरे अभी तो डूबे नहीं है, याद रखना। डूब जाते तो मैं उसको बैड डेट्स वो बोलता, लेकिन अब मेरे पास यहाँ पे दिक्कत आ गई कि पैसा डूब भी सकता है और नहीं भी डूब सकता। मुझे किसके हिसाब से समझना है, फर्म के हिसाब से। फर्म के हिसाब से। अब फर्म के पास जैसी ये इन्फॉर्मेशन आई तो उसने कहा भैया पैसा डूब भी सकता है, नहीं भी डूब सकता। तो इसलिए हमें क्या बना के चलते हैं, प्रोविज़न बना के चलते हैं। प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, बैड एंड डाउटफुल डेट्स। देखो पैसा डूब भी सकता है, नहीं भी डूब सकता है, लेकिन हमने क्या करा कि 10% का प्रोविज़न बना के चल लिए। इसका मतलब क्या है कि हमने 10% के पहले से ही डेटर को कम कर दिया। पैसा मिलेगा तो भी अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो हमने तो प्रोविज़न पहले से ही बना लिया। अब आई बात समझ में। हाँ सर। फिर से आ जाते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इवन आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स फ्रॉम द डेटर्स, द लिस्ट ऑफ डेटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर में इंक्लूड सम डेट्स विच आर ईदर बैड और डाउटफुल, as the amount of actual loss on the account of the current year bad debts would be known only in the next year। अगले साल ही तो पता चलेगा। when the amount is released from the debtors, a provision is created to cover any possible loss on account of bad debts likely to occur in फ्यूचर। तो हम प्रोविजन बना के चल रहे भैया, अगर इतना डूब सकता है तो। क्लियर हुआ कि क्या प्रोविजन बनाने से एक्चुअल में मेरा पैसा डूब गया, आंसर है नहीं। पैसा तो नहीं डूबा ना, लेकिन हम बोलते डूब भी सकता है, नहीं भी डूब सकता। क्लियर हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, हम प्रोविजन क्रिएट करके चलते हैं टू कवर एनी पॉसिबल लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट्स लाइकली टू अकर इन फ्यूचर। कोई दिक्कत नहीं सर। सच अ प्रोविजन इज क्रिएटेड एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन डेटर्स। कैसे हम क्रिएट करते हैं, फिक्स परसेंटेज में इनको बनाया जाता है, फिक्स्ड परसेंटेज ऑन डेटर्स एवरी ईयर। इसको हम क्या किस नाम से हम जानते हैं, इसको हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से जानते हैं। आ रहा समझ में। यस सर। द टर्म प्रोविजन शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ रिजर्व बिकॉज द एम इज नॉट स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बट टू कवर एन एक्सपेक्टेड फ्यूचर लॉस। ध्यान से मेरी बात को समझना है। जब मैं रिजर्व वाले के बारे में बात करता हूँ ना, सपोज करते हैं कि मैं क्या करता हूँ कि मेरा काम बच्चों को पढ़ाने का है, तो जो मेरा जो रेवेन्यू का सोर्स है ना, सुनो मेरी बात को, मेरा काम क्या है, बच्चों को पढ़ाने का है, तो मैं पढ़ाता हूँ तो मेरा रेवेन्यू का सोर्स है जो मैं फीस मुझको मिलती है। क्लियर हुई मेरी बात। मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझको बदले में क्या मिल रही है, वो मेरे पास रेवेन्यू हो गया। उसमें से मैं अपने खर्चे क्या कर लेता हूँ, माइनस कर लेता हूँ। तो जो मेरे पास बचता है वो मेरे पास प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट का कुछ पार्ट मैं रिजर्व के तौर पर रख लेता हूँ। समझ में आई बात ही नहीं आ रही। मेरे पास मंथ में जितना भी प्रॉफिट बचेगा, प्रॉफिट कहाँ से आ रहा, जितना भी मेरे पास रेवेन्यू आता है उसमें से मैं अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर लेता हूँ। क्लियर हुआ। यस सर। नहीं आया समझ में। आ गया सर। जितनी भी मुझे फीस मिलती है उसमें से मैं अपने एक्सपेंसेस को माइनस करूँगा, जो बच जाएगा वही मेरे पास प्रॉफिट है। इसका मैं कुछ पार्ट हर एक महीने सपोज करते सेव कर लेता हूँ, जिसको मैं रिजर्व का नाम दे रहा हूँ। तो प्रॉफिट का पार्ट हम जब सेव करें तो वो क्या बन रहा है, रिजर्व बन रहा है। आ रही है बात समझ में। लेकिन प्रोविजन की कहानी कुछ और है। प्रोविजन की कहानी क्या है, टर्म प्रोविजन शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ रिजर्व बिकॉज द एम इज नॉट स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। अब ध्यान से मेरी बात को समझो कि जब मैं हर एक महीने कुछ ना कुछ पैसा सेव करके चलूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो स्ट्रांग होती रहेगी या नहीं होती रहेगी। होते हैं सर। कल के दिन मुझे कोई भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आई तो मैं उसको इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। तो जब मैं अपने रिजर्व बना के चलूंगा तो मैं फ्यूचर के होने वाले कुछ भी दिक्कत आई तो मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन प्रोविजन की कहानी क्या है, प्रोविजन का एम क्या है, इज नॉट टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। प्रोविजन बनाने से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग नहीं होती है ऑफ द बिजनेस बट टू कवर एन अनएक्सपेक्टेड फ्यूचर लॉस। अगर भैया फ्यूचर में कोई लॉस हो गया तो उसको कवर हम कर सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, परसों आपसे पूछा जा सकता है कि भैया रिजर्व्स और प्रोविजन में क्या अंतर है। आ रहा है आपके सिलेबस में, रिजर्व्स एंड प्रोविजन में क्या अंतर। तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख कर आना मैंने किस तरीके से समझाया। रिजर्व मैंने आपको किस तरीके से समझाया कि मेरा जो रेवेन्यू है वो मुझको फीस मिलती है, अपने खर्चे में उससे माइनस कर लेता हूँ, जो बच गया वो मेरे पास प्रॉफिट है।
Yes, sir. समझ में आया? तो मुझको जो भी प्रॉफिट बचता है मैं उसका 10% सपोज क्या करते हैं कि मैं उसका को क्या कर देता हूँ, पोस्ट ऑफिस में जाके हर एक महीने जमा कर लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये मेरे पास क्या है, रिजर्व है। ऐसा करने से मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा हूँ। ऐसा करने से मेरी फाइनेंशियल पोजीशन धीरे धीरे करके स्ट्रांग होएगी। लेकिन दूसरी ओर जब मैं प्रोविजन बनाने की बात करता हूँ, प्रोविजन जैसे यहाँ पर टॉपिक चल रहा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, तो प्रोविजन हम बेसिकली किसके लिए बना रहे हैं कि जो फ्यूचर के एक्सपेक्टेड फ्यूचर लॉस है उसको हम कवर कर पाए। आया समझ में? आनी है टॉपिक में फिर बता रहा हूँ, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। क्लियर हुआ? पक्का? और ये किस में बनता है? जनरली फिक्स्ड परसेंटेज में बनता है। ये फिक्स्ड परसेंटेज ऑन डेटर्स, आप इसको हर एक साल बना के चलोगे। पक्का? ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट हम सीखते हैं। तो लिखा हुआ द अमाउंट ऑफ द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन वन हैंड इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो समझ में आ रहा, लॉजिक भी आपको इसका समझ में आ ही जाएगा कि जैसे ही मैं प्रोविजन बना के चल रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, कम हो रहा? कम हो रहा है। कम हो रहा है ना, सिंपल सी बात है। ऑन द अदर हैंड इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द सन्डे डेटर्स ऑन असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्लियर हुआ? यस सर। मेरे प्रॉफिट को भी कम कर रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाने का मतलब n माइनस का रूल लगा रहा हूं मैं इसमें, क्योंकि प्रॉफिट को कम कर रहा। ठीक है? और दूसरी और मैं क्या क्या करता हूं कि इसको मैं संडे डेटर्स से भी क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। समझ में आ रहा? यस सर। समझ भी पा रहे हो कि डेटर्स हमारे कैसे कम हो जाएंगे? हाँ सर। बैड डेब्ट्स का लॉजिक मैंने ये बताया था कि ये पैसा तो मेरा डूब गया, तब मेरे पास डेटर्स कम हो गए। प्रोविजन में मैं खुद ब खुद ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि 10% पैसा मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, मैं पहले से माइनस करके चल रहा हूँ। यस सर। क्लियर हुआ? सो दैट द डेटर्स में अपीयर एट द रियलाइजेबल वैल्यू इन द बैलेंस शीट। तो डेटर्स फिर काय में दिखेंगे? रियलाइजेबल वैल्यू पर दिखेंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? हाँ सर। अब बच्चे मुझे क्या क्या बोल सकते हैं, देखो बच्चों के दिमाग में क्या क्या चीजें आ सकती है। प्रोविजन का मतलब क्या होगा? क्या मेरा एक्चुअल में पैसा डूब गया? नहीं। नहीं, डूब भी सकता है, नहीं भी डूब सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने गलत प्रोविजन बनाया हो। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कम बनाया हो। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने ज्यादा बनाया हो। ऐसा भी हो सकता है कि मेरा कोई भी पैसे ना डूबे। यस सर। ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा पैसे डूब जाए। आ रहा है समझ में? तो अब इसके बाद मल्टीपल केसेस मेरे सामने आएंगे। एक्सट्रैक्ट दिया हुआ देखो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस का एज एट 31 मार्च 2023। ठीक है, एक्सट्रैक्ट दिया हुआ यहाँ पर मुझको देखो ट्रायल बैलेंस का एज ए 31 मार्च 2023 का दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये है मेरे पास ट्रायल बैलेंस। यहाँ पर मेरे पास डेटर्स है 60,000। मैं हमेशा तुमको बोलता हूँ, चाहे एग्जाम में तो लिख के नहीं आना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 60,000 यहाँ पर क्यों आ रहे, क्यों आए भैया यहाँ पे क्यों लिखा 60,000? ये डेबिट में 60,000 क्यों आ रहे हैं सर? क्योंकि ये हमारी डेटर्स है जो अभी करेंट डेटर्स है, वो तो पता है, लेकिन क्यों आ रहे हैं? ये यहाँ पे भी तो आ सकते थे, क्रेडिट में क्यों नहीं है? सर क्योंकि अभी तक हमारे पैसे गए नहीं है। नहीं नहीं, डेटर्स मतलब होता है देनदार। यहाँ से तो मुझको पैसा मिलना है, तुम मुझे इसका दोगे आंसर, भैया ये असेट है हमारे लिए, असेट्स डेबिट में आते हैं, ए प्लस डेबिट में आते हैं, ये होगा इसका आंसर। इस पर समझे? हाँ। बोलो। मैं डाउटफुल डेट्स का मांग रही वो छोड़ो, वो बात की कहानी को छोड़ो, मैं जो पूछा उस पर ध्यान दो। जो डेटर्स हैं मैंने बताया 60,000 डेबिट में क्यों आ रहा है। अभी उससे पहले भी आया ना क्वेश्चन, तो आप मुझको बताओगे कि भैया डेटर्स डेबिट में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि डेटर्स असेट होते हैं, ए प्लस का रूल लग रहा है, इसलिए आते हैं। जितने भी असेट्स होंगे सबके सब कहाँ पर आएंगे? डेबिट में आएंगे। क्लियर हो रही है बात? एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है कि क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। 2-3 बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। क्या बनाने के लिए बोल रहे हैं? प्रोविजन बनाने के लिए बोल रहे हैं। सुनो 60,000 का 5% में निकाल दूंगा, 3,000 रुपये आ जाएगा। मुझको क्या बनाना है? प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ध्यान से इस चीज को समझना। क्या बना के चलना है? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स। जितने भी डेटर्स रहेंगे उसका मुझको 5% का प्रोविजन बनाना है। क्लियर हो? ये बात ये नहीं हो रही है? मैंने बताया हम प्रोविजन क्यों बना रहे हैं भैया हम प्रोविजन? क्योंकि हमें सेफ रहना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ध्यान से इस चीज को समझना। अ प्रोविजन इज क्रिएटेड टू कवर, ये लाइन देखो यहाँ पर, अ प्रोविजन इज क्रिएटेड टू कवर एनी पॉसिबल लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स लाइकली टू अकर इन फ्यूचर। क्लियर हुआ? सच अ प्रोविजन इज क्रिएटेड एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन डेटर्स एवरी ईयर एंड इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है? The term provision should be used instead of reserve because the aim is not strengthen the financial position of the business but to cover an expected future loss. Clear हुई बात? Yes sir.
अब जैसी आपने क्या करा, देखो 5% का प्रोविजन बनाया, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 5% का बनाया, तो ये कहाँ पर आएगा? 5% का बना है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा। हाँ क्लियर हो रहा? ये आपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ गया, दिख रहा है 3000 रुपीज का यस सर टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। यस सर समझ में आया क्यों नहीं आ रहा है? एन माइनस वाली साइड पर आ रहा है, आ रहा समझ में? हाँ और ये बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में ये डेटर्स को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, इधर वहां पे बुक को छोड़ दो, बुक बंद कर दो, आप यस बुक बंद कर दो, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देना। ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस डीआर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर, समझ में आया? 3000 ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में आ रहा है 3000। देखो मेरे साथ ना इसको बोलने की प्रैक्टिस भी करो कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में वो सब चीजें आ रही है जो मेरे प्रॉफिट को कम कर रही हैं। बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में एक्सपेंसेस और लॉस आ रहे हैं जो प्रॉफिट को कम करे। जो प्रॉफिट को कम करे, सिंपल सिंपल सा, ठीक है। दूसरी चीज, जो भी चीजें एडजस्टमेंट में दी हुई रहेंगी दो जगह पर आएंगी। एक तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के आपको डेबिट में दिख रहा है, दूसरा ये आपको बैलेंस शीट में डेटर्स को कम होते हुए भी दिख रहा है। यस सर आ रहा समझ में कि डेटर मेरे पास 60,000 रुपीज के थे, लेस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, तो नाउ 57,000 रुपीज के मेरे डेटर्स मुझको दिख रहे हैं। पक्का? हाँ इससे पहले वाले में भी देखो, जब ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया तो इसके डेबिट में वो सारे आइटम आएंगे जो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को कम कर रहे हैं। मैंने बताया था जो बैड डेट्स आपको इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, जो बैड डेट्स इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है, ये ऑलरेडी ही डेटर्स को कम कर चुका है। समझ में आया? मैंने कहा जो आपको जो ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंसेस दिख रहे हैं ये कहाँ से आए होंगे? आपने मुझे कहा कि भैया लेजर से। लेजर कहाँ से बनते हैं? जर्नल एंट्री से। इसका मतलब जो चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही है इनकी जर्नल एंट्री हो चुकी होगी, लेजर भी बन चुका होगा, तभी ये ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं। जो इनसाइड द ट्रायल बैलेंस रहेगा वो एक ही जगह पर आएगा, लेकिन जो आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस रहेगा, जैसे ये था यहाँ पे राइट ऑफ अदर बैड डेब्ट्स ₹10,000, तो ये कितनी जगह पर आएंगे? दो जगह पर आएंगे। क्लियर हुआ? यस एक तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिख रहा था, दिख रहा ना, टू फर्दर बैड डेब्ट्स 10,000, और दूसरा है बैलेंस शीट में आपको सन्ड्री डेटर्स ये लेस बैड डेब्ट्स, ये आपको दिख रहा है। यस सर क्लियर हो रही है बात? आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर, इसलिए मैं एक एक चीज में लाइन टू लाइन लेके चलता हूँ कि ताकि कुछ भी चीज छूटे ना। इन द अबव illustration the provision of ₹3,000 created in 2023 will be carried forward to the next year and will be shown on the credit side of the trial balance of the next year। ध्यान से अब चीज को समझना कि अभी हमने प्रोविजन बनाया 3,000 रुपीज का, यस सर समझ में आया? ये प्रोविजन क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड होगा। क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट साल में। बैड डेब्ट्स मत कर देना कैरी फॉरवर्ड। देखो ये जो इससे पहले जो तुमने यहाँ पे जो बैड डेब्ट्स हुए थे, ये बैड डेब्ट्स डीआर टू सेंट्रिक डेटर्स, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। क्यों नहीं होते? रीजन क्या है? क्योंकि पहले से ही हो चुके होएंगे मींस नहीं, जैसे ये थे जो फर्दर बैड डेब्ट्स भी तो हुए थे 10,000 रुपीज के, तो आप मुझको बोलोगे कि भैया बैड डेब्ट्स एक नॉमिनल अकाउंट है, सिंपल सी बात है, इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस में जाके हमने इसको क्लोज कर दिया। लेकिन अब इसकी ट्रीटमेंट आप समझो, ये अलग क्या कैसे है, प्रोविजन की ट्रीटमेंट को समझना। वो बोल रहे द प्रोविजन फॉर 3,000 क्रिएटेड इन 2023 विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, पे हमको उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस ऑफ द ईयर 2024। 2024 के आपको कहां पर दिखने वाले हैं? क्रेडिट साइड पर दिखेंगे। समझ में आया? 2024 के जो आपके पास क्या रहेगा, ट्रायल बैलेंस रहेगा, उसकी क्रेडिट साइड पर आपको दिखने वाला है। दिस प्रोविजन ऑफ 3,000 इज टर्म्ड एज न्यू प्रोविजन in the year 2023 and the same provision for 2023 will be termed as old provision in the year 2024। ध्यान से समझो, 2 साल आ रहे हैं। ये 3,000 वाला प्रोविजन समझ में आ रहा? यस सर देखो मेरे पास यहाँ पे ना 2 साल आ रहे हैं भाई, एक साल ये है, दूसरा साल मेरे पास ये है, ठीक है, ये समझना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा ये वाला है 2023 2024, यहाँ पे मैंने 3,000 रुपीज़ का क्या बनाया, प्रोविज़न बनाया। यहाँ पे मैं इसको क्या नाम बोल रहा हूँ, इस वाले साल में ये क्या है, न्यू है। इस वाले साल का ये क्या है भैया, न्यू प्रोविज़न है। और 2024 का यही प्रोविज़न क्या हो जाएगा, ओल्ड प्रोविज़न हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर मैंने एक यहाँ पे तुमको अभी नोट क्या बताया कि प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को हम लोग क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। 2023 में यही प्रोविजन किस नाम से जाना जाएगा, न्यू प्रोविजन से। कैरी फॉरवर्ड होने का 2024 में यही प्रोविजन ओल्ड प्रोविजन के नाम से जाना जाएगा। अभी मेरे पास कितने रुपए का था प्रोविजन, 3,000 रुपीज़ का था, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? जो चीज़ नहीं समझ में आएगी मुझे
बोलना मैं फिर से समझाता हूँ। इसके साथ आ रहा है। आगे बढ़ते फिर से मैं एक और बार बोल रहा हूँ। इन द अबव illustration the provision of 3000 created in 2023 2023 में ही बन रहा है, 2023 में ही तो बन रहा है प्रोविजन, विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। प्रोविजन को हम लोग क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कहाँ पर भैया, नेक्स्ट ईयर पर करते हैं। और विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, कहाँ पर हम इसको शो करेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। जब हम 2024 का ट्रायल बैलेंस में बनाएंगे। जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा किसका, जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा 2024 का, तब मैं इसको कहाँ पे शो करने वाला हूँ, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में शो करूंगा। कहाँ पर शो करूंगा, इस प्रोविजन को कहाँ पर शो करूंगा, 2024 के क्रेडिट में शो करने वाला हूँ। क्लियर हो रही है बात। अब बुक में देखो फिर से, इंपॉर्टेंट बात है। दिस प्रोविजन ऑफ 3000 इज टर्म्ड एज न्यू प्रोविजन। कब होगा, 2023 में हम इसको क्या बोलेंगे, न्यू प्रोविजन। लेकिन जो सेम प्रोविजन था 3000 रुपीज का, वो टर्म्ड एज ओल्ड प्रोविजन। कहाँ पर हो जाएगा, 2024 में, आने वाले साल में। इन 2024 व्हेन द बैड डेब्ट्स एक्चुअली अकर अगर हो गए, अभी तो हमने प्रोविजन बनाया, प्रोविजन बनाने पे बैड डेब्ट्स होते नहीं है, लेकिन अगर 2024 में एक्चुअली में हो गए, जल्दी तो नहीं जा रहा हूँ, नहीं सर, अगर 2024 में एक्चुअली में बैड डेब्ट्स हो गए, द बैड डेब्ट्स विल बी मेट फ्रॉम हिज ओल्ड प्रोविजन। कहाँ से होंगे, ओल्ड प्रोविजन से हम उसको एडजस्ट करेंगे। डेटर से मत कर देना, क्योंकि डेटर से तो आप ऑलरेडी माइनस कर चुके हो ना इस प्रोविजन को। आया समझ में। हाँ, अगर और प्रोविजन होंगे तो हम उसको यहीं से ही करेंगे एडजस्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ठीक है। द बैड डेब्ट्स विल बी मेट फ्रॉम दिस ओल्ड प्रोविजंस। क्लियर। एट द एंड ऑफ द 2024 हमें फिर से एक फ्रेश प्रोविजन बनाना पड़ेगा, इज मेड अगेन ऑन द अमाउंट ऑफ अ डेटर्स एट द फिक्स्ड परसेंटेज। क्लियर हुई बात, हाँ सर, या नहीं हुई। हो गया सर। अच्छा एक और लाइन देखो यहाँ पर थी ये, एक लाइन यहाँ पर कहाँ थी वो, सच अ प्रोविजन इज क्रिएटेड एट अ फिक्स परसेंटेज ऑन डेटर्स एवरी ईयर। इंपॉर्टेंट शब्द में ध्यान दो, हर एक साल, एवरी ईयर हम लोग क्या करेंगे, प्रोविजन बना के चलते रहेंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ओल्ड न्यू का चक्कर समझ में आया, हाँ सर, पक्का। हाँ सर। आगे हम बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स इज हेडेड टू द अमाउंट ऑफ द न्यू provision to the debit side of the profit and loss and the old provision will be deducted from the total of the two। यही आपको ट्रीटमेंट करनी है। मैं इसको 4 बार बोलूंगा, ध्यान से इस चीज को समझ लेना, बस यही ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है भाई। क्या बोल रहे हैं, रटना मत, इसको सिंपल सिंपल से समझो। बोले अब आपके दिमाग में ये तो बात आ गई ना कि मुझे प्रोविजन हर एक साल बनाना है, तो वो कह रहे द अमाउंट ऑफ अ बैड डेब्ट्स, अगर एक्चुअल में कोई बैड डेब्ट्स हुआ तो उसको ऐड करना न्यू प्रोविजन में। द अमाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स इज हेडेड टू द अमाउंट ऑफ द न्यू प्रोविजन। गॉट इट। ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, कहाँ पर करेंगे हम भैया, डेबिट साइड पर करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे प्रोविजन बनेगा तो मेरे प्रॉफिट को कम करता है। मैं प्रोविजन में बना रहा हूँ तो प्रॉफिट को क्या करेगा, कम करेगा। तो आप ऐड किसके साथ करोगे, बैड डेब्ट्स को न्यू प्रोविजन के साथ करोगे। किसके साथ करोगे, न्यू प्रोविजन। और जो ओल्ड प्रोविजन रहेगा उसको क्या कर दोगे, डिडक्ट कर दोगे, जो भी उनका टोटल आएगा। नहीं आया समझ में सर, इसका मैं आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। मैंने कहा देखो, जो भी तुम्हारे पास न्यू प्रोविजन हुआ, न्यू ओल्ड तो समझ गए ना, हाँ, ओल्ड समझ। इसमें मैं जो बैड डेब्ट्स होगा उसको मैं ऐड कर दूंगा। क्लियर। ऐड करने के बाद ऐसे कुछ मेरी फिगर आ जाएगी और लेस कर दूंगा ओल्ड प्रोविजन। क्लियर। तो ये मेरे पास नेट आ जाएगा, में बैड डेब्ट्स ऐड होंगे और ओल्ड प्रोविजन सब्ट्रैक्ट होंगे, बस। ठीक है, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते तब समझ में आएगा। अमाउंट ऑफ ओल्ड प्रोविजन विल बी गिवन, और कहाँ पे तुमको मिलता है ओल्ड प्रोविजन, कहाँ पर मिलता है ओल्ड प्रोविजन, कहाँ देखने को मिलता है, क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ये अभी चर्चा हुई थी, क्या बात हुई थी इसमें बताओ। ओल्ड द अमाउंट ऑफ ओल्ड प्रोविजन विल बी गिवन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। अभी क्या बताया था मैंने, कैसे करके आप इसको समझोगे कि जो भी क्रेडिट साइड में रहेगा ओल्ड प्रोविजन, वो न्यू प्रोविजन से सब्ट्रैक्ट होगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो आप समझ गए, ये तो ये पिंक वाली बात थी। ध्यान से मेरी बात को सुनो, थोड़ी थोड़ी बातें मेरी समझते हुए चलते रहना, मैं कुछ कुछ पॉइंट तुम्हारे दिमाग में सेट करता हूँ। अच्छा, मुझको यस या नो में जवाब दे देना। मैं पहली बात तुमसे ये कह रहा हूँ कि जब मैंने प्रोविजन बनाया, प्रोविजन जब मैंने बनाया तो मैंने इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा, हाँ या ना। यस सर। तुमने बोला यस, ठीक है भाई।
उसके बाद सेकेंड पॉइंट में तुमसे जब चर्चा करता हूँ, जब मेरे पास साल खत्म हो गया, अभी मान लेते 2023 और ये था 2024, यही वाला प्रोविजन यहाँ पर ओल्ड होगा, यहाँ पर न्यू होगा, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। ये सेकंड वाले पॉइंट के ही बेसिस में मुझे एक पॉइंट मेरे पास और बन रहा है कि हम इसको क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ये भी समझ में आ Yes, रहा है। sir. ठीक है, जब हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तभी नेक्स्ट साल मतलब 2024 में मुझे ओल्ड प्रोविजन कहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्रेडिट साइड पर। नहीं आया समझ में? नहीं उतने अच्छे से। ठीक है, ओल्ड प्रोविजन 20 न्यू प्रोविजन में क्रेडिट साइड में दिखेगा। न्यू प्रोविजन में नहीं, ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पर देखिए, कोई दिक्कत नहीं, वापस आ जाओ यहाँ पे देखो, फिर से यहाँ पर पढ़ना और चीज़ों को समझना। बोला हुआ इन द अबव illustration the provision of 3000 created in 2000 to 2023 will be carry forward to the next year। ये तो समझ में आ रहा? यस सर। ये नहीं है, ये और पीछे जाऊँ? आ गया सर। ठीक है, will be shown on the credit side of the trial balance of the 2024। पर क्रेडिट साइड की सिंपल सिंपल से लॉजिक लगाओ, जब मैं प्रोविजन बना रहा हूँ तो वो प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे कम कर हैं, रहे हम उसको डेबिट में दिखाते हैं। अगर मुझको उसको कैरी फॉरवर्ड करना है तो मुझे उसको क्रेडिट में शो करना पड़ेगा। तो स्विच कर देंगे। हाँ, हाँ, क्लियर हुई बात या नहीं हो रही? सर, हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। तो दिस प्रोविजन ऑफ 3000 इज टर्म्ड एज, अब उसके बाद ये वाली बात हो गई, दिस प्रोविजन ऑफ 3000 इज टर्म्ड एज न्यू प्रोविजन। कब बोलेंगे हम उसको? 2023 में जब हमने उसको बनाया। यस सर। एक्चुअली में जब हमने उसको क्रिएट किया उस साल में मैं उसको न्यू प्रोविजन बोल रहा हूँ, और वही सेम प्रोविजन जो 3000 रुपीज का था टर्म्ड एज ओल्ड प्रोविजन कब होगा? 2024 में। ओके सर। 2024 में तो वो प्रोविजन provision ओल्ड हो जाएगा ना। फिर वो बोल रहे हैं इन 2024 व्हेन द बैड डेब्ट्स एक्चुअली हकर, जब 2024 में बैड डेब्ट्स असलियत में होंगे तो हम लोग क्या करते हैं, द बैड डेब्ट्स विल बी मेट फ्रॉम दिस ओल्ड प्रोविजन। इतनी बात समझ में आ रही? एट द एंड ऑफ द 2024 हम एक फ्रेश प्रोविजन बनाते हैं जिसको हम न्यू प्रोविजन बोलते हैं, इज मेड अगेन ऑन द अमाउंट ऑफ डेटर्स एट अ फिक्स्ड परसेंटेज। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल से ढंग से समझाऊंगा। द अमाउंट ऑफ अ बैड डेब्ट्स इज एडेड टू द न्यू प्रोविजन में हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं। कहाँ पर भैया? डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। अमाउंट ऑफ द ओल्ड प्रोविजन को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करके चलते हैं फ्रॉम द टोटल ऑफ द टू। ठीक है, अमाउंट ऑफ द ओल्ड प्रोविजन विल बी गिवन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। देखो ये वाली लाइन में तुमको बता रहा था, ये समझ में आया? ओल्ड प्रोविजन कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा? क्रेडिट साइड पर देखने के लिए मिलेगा। यस सर। ठीक है, इन अदर वर्ड्स amount of a provision which is given on the credit side of the trial balance will be treated as old provision। बस सिंपल है, जो भी तुमको क्रेडिट साइड पर दिखेगा प्रोविजन, क्या मानना उसको? ओल्ड प्रोविजन मानना। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। as the new provision is given in adjustment it will also be deducted from the debtors। नया प्रोविजन कहाँ पर दिया हुआ रहेगा? एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहेगा, तो आप उसको कहाँ से माइनस करोगे? डेटर्स से माइनस करोगे असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट इन ऑर्डर टू कंप्लीट डबल एंट्री। यस सर। आया समझ में? एक्सट्रैक्ट देखो ट्रायल बैलेंस का 31 मार्च 2023 का तुमको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, बैड डेट्स यहाँ पर दे रखे हैं 1000 रुपीज़ के। मुझको बताओ 1000 रुपीज़ के बैड डेट्स डेबिट में क्यों लिखे हुए? सर क्योंकि इसके ये हमने पहले से रिकॉर्ड कर लिया है। पहले से रिकॉर्ड कर लेगा क्या मतलब? काय का रूल लगा उसमें? रूल्स बताओ सर। इसमें लगेगा n माइनस का। n माइनस का रूल लगेगा। तो मुझे सिंपल सी बात ये बोलोगे कि भाई ये जो बैड डेब्ट्स एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में n माइनस का रूल लग रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए डेबिट में आ रहा है। इतना सिंपल। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन 1/4/2022। अब देखना किस तरीके से देखना है। ट्रायल बैलेंस कब का है? 2023, तो ये ओल्ड प्रोविजन हो गया। बिल्कुल सही जवाब। ये तुमने कहा भैया तो 2023 का ट्रायल बैलेंस है, इसमें तुमको प्रोविजन दिया हुआ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1/4/2022 का कहाँ पर दिया हुआ? क्रेडिट में। तुम एग्जाम सॉल्व करते हुए इसके ब्रैकेट में फटाफट से लिख देना ओल्ड प्रोविजन। लिख दोगे? अगर तुम ओल्ड प्रोविजन जब तुम इसको लिख दोगे तो इसको और एक तरीके से लिख सकते हो। तुम्हें पर पता है ओल्ड प्रोविजन को क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है। ऐसे करके लिख दोगे, तुमको ध्यान रहेगा कि मुझे ओल्ड प्रोविजन को माइनस करना है। सन्डी डेटर्स यहाँ पे डेबिट में क्यों लिखे हुए? और तुम इसको और डिटेल में मुझको ये बोल सकते हो कि अब सुनो, तुम मुझको ये बोल सकते हो जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है, ये 16,000 इसलिए है यहाँ पर क्रेडिट में क्योंकि कैरीड फॉरवर्ड हुए हैं। यस सर। आया समझ में? और इस साल के लिए ओल्ड प्रोविजन है। ये सन्डी डेटर डेबिट में क्यों है? एसेट्स है। क्योंकि एसेट से A+ का रूल लग रहा है। ऐसे करके आपको इसके जवाब देने। अब वो क्या बोलते हैं आगे, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% बनाना है ऑन सन्डे डेटर्स। हमेशा मैंने कहा प्रोविजन परसेंटेज में बनता है। यस सर।
क्रिएट अ प्रोविजन, ये वाला कौन सा है? ये वाला 5% है, न्यू प्रोविजन है। वेरी गुड। आप मुझको कहोगे कि भैया ये कौन सा है, न्यू है। क्लियर हुई? यस सर। और आपको इसको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में इसकी ट्रीटमेंट दिखानी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम सिंपल क्या कर देंगे, ध्यान से मेरी बात को समझना। जो भी मेरे पास बैड डेब्ट्स है, ये मेरे पास थे बैड डेब्ट्स 1000 रुपीज़ के, 1000 रुपीज़ के बैड डेब्ट्स थे। Yes, sir. इसमें मैं ऐड कर दूंगा न्यू प्रोविजन, ओल्ड कर दूंगा लेस प्रोविजन, सॉरी लेस कर दूंगा ओल्ड प्रोविजन। बड़ा ही सिंपल है। Yes, sir. बैड डेब्ट्स में आप न्यू प्रोविजन को जोड़ लो, बैड डेब्ट्स में आप न्यू प्रोविजन को ऐड कर लो, ओल्ड प्रोविजन को माइनस कर लो, आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन जब आप डेटर्स से माइनस करोगे तो हमेशा इसमें न्यू प्रोविजन ही माइनस होता है, याद रखना। ये मत कर देना माइनस, कहीं बच्चे गलती कर देते हैं कि 34 यहाँ से माइनस कर देते हैं। नहीं भैया नहीं, न्यू प्रोविजन ही माइनस करना। पिछले क्वेश्चन में भी चल जाओ चाहे, देखो जब तुमने यहाँ पर जब ये था तुम्हारे पास 60,000 रुपीज़ के डेटर्स थे, आपने यहाँ पे प्रोविजन बनाया था 5%, ये 3,000 रुपीज़ का प्रोविजन, तो हमने 3,000 ही माइनस करा था। हम हमेशा न्यू प्रोविजन को ही माइनस करते हैं। ये बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें रोक रहा हूँ पहले से ही। कुछ नहीं करना, बैड डेब्ट्स में न्यू प्रोविजन को जोड़ देना है, ओल्ड को माइनस कर देना है बस। और यहाँ से हमेशा न्यू प्रोविजन माइनस होगा। यस सर। ठीक है भाई? क्योंकि इसकी डबल एंट्री होगी। हाँ, डबल एंट्री पूरी कंप्लीट करनी है ना। एडजस्टमेंट में दी हुई चाहिए, 2 जगह पर जाती है। ये भी तुमने मुझे सही कहा, क्योंकि इसकी हमको डबल एंट्री कंप्लीट करनी है। समझ में आई भाई? अब आपको ये वाला क्वेश्चन अभी करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 3। ठीक है, ये करो। या मैं चलो एक बार इसकी चर्चा कर लेता हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3। देखो सबसे पहले क्या करना है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस दिया हुआ, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 एंड बैलेंस शीट आपको बनानी है। आपको ये इस तरीके के ट्रायल बैलेंसेस यहाँ पर दिए हुए, और क्या बोला है आपको क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू क्या बनाना है आपको, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। हमेशा याद रखो आपको, देखो पहला काम क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मेट तैयार करो। यस। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार करोगे। पहला काम क्या करना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बैलेंस शीट। सबसे पहला काम है कि भैया आपने क्या करना है, आपने कहा भैया पहला काम तो भैया फॉर्मेट तैयार कर लो। फॉर्मेट को आप सबसे पहले रेडी कर लो। आपको पता चल गया कितनी जगह लग रही है, ट्रेडिंग कितने में आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस कितने में आ रहा है, लगभग वो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। जब आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे होंगे ना, तो ये आ रहा होगा आपका लगभग 40% में ट्रेडिंग आ रहा होगा, और लगभग 60% में आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा होगा। कुछ ऐसा ही हो रहा है पक्का? हाँ सर। अब आपको अंदाजा प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट साथ में बना लेना है, बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट साथ में बना लेना है। समझ में? फॉर्मेट पहले रेडी करके चलने। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ध्यान से आ जाओ। यहाँ कहीं नहीं देखना, यहाँ पे देखना है। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू होगा 36,000 रुपीज़ में। आपको पता है कि भैया क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास 2 जगह पर जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट पर जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस, है, और ट्रेडिंग अकाउंट पर जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस ना। अरे भाई क्लोजिंग स्टॉक तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम सिर्फ हाँ में हाँ बोलते हो। मेरा बता रहा हूँ मैं तुमको अभी भी। इसकी ट्रीटमेंट पहले ही उसमें मैंने करवाई थी, ट्रीटमेंट रिवाइज करो इसकी। तुमको क्या करना है, सबसे अभी नहीं करना, रुक जाओ, खुद करना है। इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है भैया, रिवाइज करो सबसे पहले। अब मान लेते हैं प्राइवेट परचेज अमाउंटिंग टू ₹5,000 हैव बीन डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट। रिवाइज करोगे, नहीं आ रहा, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। ठीक है, पहले पुराने लेक्चर सारे के सारे, ये कौन सा हमारा लेक्चर नंबर 3 है ना, इससे पहले के 2 रिवाइज करो, ये तुमसे खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, तब करो। जब इतना मुझको ढंग से करके दोगे, कल मैं तुम्हारे टेस्ट भी लूँगा, ठीक सर। तब हम यहाँ से पढ़ेंगे आगे। करो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तब मुझको यहाँ से ध्यान दिलाना। इलस्ट्रेशन नंबर 3 से